मूवी की शुरुआत डॉक्टर जॉफ बर्टन से होती है, एक टैलेंटेड साइंटिस्ट जो अमेरिका छोड़कर जर्मनी पहुंचता है। सफ़र के दौरान वो अपनी एक्स वाइफ सारा की यादों में खो जाता है और सीधे ड्रेसडन के लिए निकल पड़ता है। अगले ही दिन वो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट की हाईटेक लैब में पहुंचता है, जहां डायरेक्टर डॉक्टर सैमुअल मीड उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। जल्द ही साफ हो जाता है कि जॉफ को खास तौर पर उनकी एम्ब्रियोनिक जेनेटिक रिसर्च टीम के लिए बुलाया गया है। अमेरिका में फंडिंग विवाद और एक पर्सनल ट्रेजेडी ने उसे यहाँ आने पर मजबूर किया है। टूर के दौरान जॉफ की मुलाकात रेबेका से होती है, उसकी पुरानी इंटर्न जो अब खुद एक काबिल साइंटिस्ट बन चुकी है। दोनों लंबे समय बाद मिलकर खुश होते हैं। वहीं हॉलवे में एक अजीब सा इंसान जेरिक नोवैक दिखता है, जो लैब के चूहों के साथ कुछ काम कर रहा होता है। रात को जॉफ सारा से बात करता है। उसे पता चलता है कि सारा अब किसी और के साथ है और प्रेग्नेंट भी। वो मुस्कुराकर उसे बधाई देता है, लेकिन अंदर से टूट जाता है। तभी उसे अपने छोटे बेटे की याद आती है, जो एक रहस्यमयी जेनेटिक बीमारी से जूझते हुए मर गया था। अगले दिन एक छोटे इवेंट में सैमुअल जॉफ का ऑफिशियल इंट्रोडक्शन कराते हैं। अपनी स्पीच में जॉफ अपने बेटे की दर्दनाक कहानी बताता है, एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर में बेकाबू ट्यूमर बनते थे। उसने इसे बर्टन सिंड्रोम नाम दिया और बेटे की मौत के बाद अपनी पूरी जिंदगी इसी रिसर्च को समर्पित कर दी। लंच के दौरान जेरिक उससे मिलता है। वो खुद को जॉफ का बड़ा फ़ैन बताता है और साथ काम करने की बात करता है। उसकी बातों में एक अजीब सा जुनून दिखता है। वो जॉफ को रात में ड्रिंक के लिए बुलाता है, लेकिन तभी रेबेका का कॉल आ जाता है और बात अधूरी रह जाती है। बाद में जॉफ और रेबेका साथ समय बिताते हैं। पुराने दिनों की बातें होती हैं और जॉफ मानता है कि वो सालों से उसके काम को फॉलो कर रहा है। रेबेका बताती है कि उसी ने सैमुअल को जॉफ को यहाँ बुलाने के लिए कहा था। फिर वो जॉफ को अपनी लैब दिखाती है, जहाँ वो एक्सोलॉटल सैलमेंडर पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, एक ऐसा जीव जो अपने कटे हुए अंग दोबारा उगा सकता है। वो इस क्षमता को ईस्टर जीन कहती है। रेबेका बताती है कि वो इस रीजेनरेशन को मैमल सेल्स में ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रही है और काफ़ी हद तक सफल भी हुई है। वो जॉफ को साथ काम करने का ऑफर देती है और वो मान जाता है। शाम को जॉफ रेबेका के घर जाने के लिए वाइन खरीदता है, लेकिन रास्ते में जेरिक मिल जाता है और उसे लिफ्ट देने की जिद करता है। आखिरकार जॉफ मान जाता है। कार में जेरिक अपनी असली सोच दिखाता है। वो वायरल वेक्टर का आइडिया समझाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों के जरिए इंसानों तक वैक्सीन या एंटीजीन पहुंचाने का प्लान। उसके लिए ये एक रेवोल्यूशन है, लेकिन जॉफ को ये खतरनाक और अनैतिक लगता है। वो तुरंत कार रुकवाकर उतर जाता है। जाने से पहले जेरिक बस इतना कहता है, रेबेका को मेरी तरफ से हाय कहना। थोड़ी देर बाद जॉफ रेबेका के घर पहुंचता है। अंदर आते ही वो जेरिक के बारे में पूछता है, लेकिन रेबेका साफ कहती है वो उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखती और शायद रखना भी नहीं चाहती। दोनों साथ बैठकर डिनर करते हैं। शुरुआत हल्की और अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही बात जॉफ के बेटे पर आती है, माहौल अचानक भारी हो जाता है। रेबेका को ये अजीब लगता है कि जॉफ अपनी रिसर्च का आधार अपने ही बेटे के केस को बना रहा है। ये बात जॉफ को चुभ जाती है। वो गुस्से में बताता है कि पिछले 4 साल से उसने कुछ भी पब्लिश नहीं किया। यूनिवर्सिटी उसकी फंडिंग रोकने वाली थी और उसके पास स्टडी के लिए सिर्फ एक ही केस था, उसका अपना बेटा। मजबूरी में उसे वही इस्तेमाल करना पड़ा। रेबेका उसकी बात समझ जाती है, लेकिन तब तक जॉफ अंदर से टूट चुका होता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उस रात वो सो नहीं पाता। बेटे की मौत की यादें उसे बार बार झकझोरती रहती हैं। सुबह होते ही वो जल्दी लैब पहुंचता है। इरादा होता है रेबेका से माफ़ी मांगने का, लेकिन जैसे ही वो उसकी लैब के पास पहुंचता है, उसे कुछ गड़बड़ दिखती है। एक रिसर्चर चोरी छिपे अंदर से कुछ निकाल रहा होता है। जॉफ तुरंत उसका पीछा करता है और सीधे पहुंच जाता है जेरिक की छुपी हुई लैब में। वहाँ जो वो देखता है उससे वो सन्न रह जाता है। वो रिसर्चर जेरिक का असिस्टेंट होता है और दोनों मिलकर रेबेका की लैब से चुराए गए सैंपल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। जेरिक बिना किसी हिचकिचाहट के चूहों में डीएनए इंजेक्ट कर रहा होता है। असिस्टेंट डरता है कि कहीं रेबेका को पता न चल जाए, लेकिन जेरिक हंसकर कहता है इतने सैंपल हैं उसके पास, उसे पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर जॉफ समझ जाता है ये आदमी सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि हद से ज़्यादा लापरवाह भी है। थोड़ी देर बाद जैसे ही दोनों वहाँ से निकलते हैं, जॉफ चुपके से अंदर घुसता है। वो रेबेका की सीरम का एक सैंपल उठाता है और साथ में एक जेनेटिकली मॉडिफाइड चूहा भी। लेकिन तभी गलती हो जाती है, चूहा उसके हाथ पर काट लेता है। वो इसे नज़रअंदाज कर देता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। बाहर निकलते वक्त उसकी मुलाकात फिर जेरिक और उसके असिस्टेंट से होती है। वे पूछते हैं कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन जॉफ बात टाल कर निकल जाता है। घर पहुंचकर वो सीरम को फ्रिज में रखता है और चूहे को ध्यान से देखने लगता है। उसे अपने बेटे की हालत याद आने लगती है, टूटता हुआ शरीर, दर्द में तड़पती जिंदगी और सारा का धीरे धीरे उससे दूर हो जाना। बेटे की मौत के बाद जॉफ पूरी तरह अपनी रिसर्च में डूब गया था और यही वजह बनी कि उसकी शादी भी टूट गई। वापस वर्तमान में वो चूहे को देखता है और समझने की कोशिश करता है कि जेरिक ने उसके साथ क्या किया है। तभी चूहा भाग जाता है। उसे पकड़ने की कोशिश में जॉफ गलती से उसकी पूंछ काट देता है। खून बहने लगता है और वो एक पल के लिए घबरा जाता है।
अगले दिन लैब में माहौल अलग होता है। सैम्यूल जॉफ को बताता है कि ईस्टर जीन की खोज सिर्फ रिबेका की नहीं बल्कि जेरिक की भी है, और अब वो चाहता है कि तीनों मिलकर काम करें क्योंकि ये उनकी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। जॉफ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सैम्यूल से अकेले में बात करता है और साफ कहता है कि उसे जेरिक पर भरोसा नहीं है, लेकिन सैम्यूल उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है और कहता है अपना ईगो छोड़ो और साथ काम करो। बाद में जॉफ रेबेका से बात करता है। वो जेरिक के बारे में पूछता है क्या उनके बीच कुछ था। रेबेका साफ मना कर देती है। वो बताती है कि शुरुआत में उन्होंने साथ काम किया था, लेकिन जेरिक हर चीज़ पर कंट्रोल चाहता था। उसका तरीका उसे पसंद नहीं आया, इसलिए उसने अलग होकर अकेले काम करना चुना। तब जॉफ उसे वो सैंपल दिखाता है जो जेरिक ने उसकी लैब से चुराया था और बताता है कि वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो कहता है कि उन्हें सैम्यूल को बताना चाहिए, लेकिन रेबेका उसे रोक देती है। मैं खुद संभाल लूंगी। ये सुनकर जॉफ और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर खड़ा होकर सिगरेट पीते हुए उसे फिर अपने बेटे की आखिरी हालत याद आती है। पूरा शरीर ट्यूमर से भरा हुआ और कोई इलाज नहीं। उसी वक्त उसकी नज़र रेबेका और जेरिक पर पड़ती है जो किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं। जॉफ को शक होने लगता है शायद इनके बीच कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आ रहा। घर लौटकर वो एक बड़ा फैसला करता है। वो उसी घायल चूहे को उठाता है और उसमें ईस्टर जीन का सीरम इंजेक्ट कर देता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और बाहर रेबेका खड़ी होती है। वो हल्के नशे में है और जिद करती है कि जेफ उसके साथ एक कॉस्ट्यूम पार्टी में चले ताकि उसका मूड थोड़ा हल्का हो सके। जेफ पहले मना करता है, कहता है कि उसके पास काम है, लेकिन रेबेका की जिद के आगे उसे झुकना पड़ता है। तैयारी के दौरान रेबेका उसका मेकअप करती है। इसी बीच जेफ फिर से जारेक की बात छेड़ देता है। बताता है कि वो उसकी रिसर्च चुरा रहा है और चूहों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन रेबेका उसे रोक देती है। वो साफ कहती है आज वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान बनकर जीना चाहती है, बिना लैब, बिना रिसर्च। माहौल धीरे धीरे बदलता है और अचानक रेबेका जेफ को किस कर लेती है। जेफ भी एक पल के लिए बहक जाता है, लेकिन तुरंत खुद को पीछे खींच लेता है। वो साफ कह देता है कि उसे रेबेका आकर्षक लगती है, लेकिन उसके मन में उस तरह की भावनाएं नहीं हैं। ये सुनकर रेबेका टूट जाती है, लेकिन खुद को संभाल के हुए बस इतना कहती है चलो देर हो रही है। अगले सीन में दोनों पार्टी में होते हैं। तेज म्यूजिक, भीड़ और उनके कई सहकर्मी। रेबेका खुद को मस्ती में डुबो देती है, लेकिन जेफ का ध्यान बार बार भटक रहा होता है। बार के पास उसे जारेक और रेबेका के बीच बहस होती दिखती है। शक और गहरा हो जाता है। जेफ चुपचाप जारेक का पीछा करता है और उसे बाथरूम में घेर लेता है। जारेक सीधे मुद्दे पर आता है, मेरा चूहा वापस दो। जेफ भड़क उठता है। वो धमकी देता है कि वो सैम्यूल को सब सच बता देगा, कैसे जारेक चोरी छिपे रिसर्च कर रहा है। लेकिन जारेक हंसता है और कहता है फर्क नहीं पड़ता किसने किया, बस खोज मायने रखती है। बहस तेज होती है और फिर बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। धक्का मुक्की में जेफ का सिर शीशे से टकराता है, खून बहने लगता है। जारेक बिना पीछे देखे वहां से निकल जाता है। घायल हालत में जेफ वापस पार्टी में आता है। रेबेका उसे देखती है और तुरंत समझ जाती है कि कुछ गलत हुआ है। वो उसे अपने घर ले जाती है, उसका जख्म साफ करती है और पट्टी बांध देती है। थकान और दर्द के बीच जेफ को एक डरावना सपना आता है। वो सारा को बाथटब में देखता है, कमजोर, टूटी हुई, जैसे वो जीना ही नहीं चाहती। जेफ उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके अपने माथे के घाव से सफ़ेद चूहे निकलने लगते हैं। वो झटके से जाग जाता है। घबराया हुआ वो रेबेका के कमरे में जाता है और उसे जगा देता है। दोनों के बीच का तनाव अचानक टूटता है और वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सुबह होते ही सब बदल जाता है। जेफ को रेबेका के अपार्टमेंट में उसकी रिसर्च और पुराने काम से जुड़ी फाइलें मिलती हैं। वो उन्हें पढ़ने लगता है, लेकिन रेबेका उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेती है। वो गुस्से में भड़क उठती है, बिना इजाज़त उसकी चीज़ें देखने पर। बात बढ़ती है और जेफ सीधे पूछता है क्या उसके और जारेक के बीच कुछ था। रेबेका पहले इनकार करती है, लेकिन फिर मान लेती है कि कुछ समय पहले उनके बीच नज़दीकियां थीं, बस उतनी ही। अब माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। रेबेका पलटवार करती है, उसे याद दिलाती है कि पिछली रात जब वे करीब आ रहे थे तो जेफ ने उसे सारा कह दिया था। जेफ सफाई देता है, लेकिन बात यहीं नहीं रुकती। एक बड़ा सच सामने आता है। सालों पहले जब रेबेका उसकी इंटर्न थी, तब दोनों के बीच रिश्ता था। जेफ ने उससे अपनी पत्नी को छोड़ने का वादा किया था, लेकिन कभी निभाया नहीं। अब रेबेका का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। टूटा हुआ जेफ सारा को फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन उसका नया पति उठाता है। ये बात उसे अंदर तक जला देती है। गुस्से और बेचैनी में वो अपने अपार्टमेंट लौटता है और वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ पाता है। घर में तोड़फोड़ हो चुकी है। उसे तुरंत समझ आ जाता है ये जारिक का काम है। घबराकर वो उस चूहे को ढूंढता है और आखिरकार उसे मिल जाता है, लेकिन जो वो देखता है वो और भी डरावना है। चूहे की कटी हुई पूंछ पूरी तरह वापस उग चुकी है, घाव भी गायब हैं, लेकिन उसका शरीर अनगिनत ट्यूमर से भर चुका है। उसी पल जेफ को सच्चाई समझ आती है
जारिक ने सिर्फ जेनेटिक्स नहीं बदले, उसने वायरल वेक्टर का इस्तेमाल किया है। और तभी जेफ आईने में खुद को देखता है। उसके सिर का घाव पूरी तरह ठीक हो चुका है। गुस्से और डर के बीच टूट चुका जेफ फिर रेबेका के पास जाता है। वो उससे माफ़ी मांगता है और इस बार साफ कहता है उसे उसकी मदद चाहिए। पहले तो रेबेका उसे नज़रअंदाज करती है, लेकिन जब वो बार बार विनती करता है तो आखिरकार वो मान जाती है। जेफ उसे लैब में ले जाता है और कहता है कि उसका ब्लड टेस्ट किया जाए। वो बताता है कि उसे चूहे ने काटा था और अब उसे लग रहा है कि उसके अंदर कोई वायरस फैल चुका है। रेबेका पहले इस बात को नकार देती है क्योंकि लैब के चूहे पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं, लेकिन जेफ की हालत देखकर वो टेस्ट करने को तैयार हो जाती है। इसी बीच जेफ का गुस्सा फिर भड़क उठता है। वो सीधे जेरिक के पास पहुंचता है और बिना कुछ सोचे उस पर हमला कर देता है। वो चिल्लाते हुए आरोप लगाता है, तुमने मुझे इन्फेक्ट किया है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हालात बिगड़ते देख रेबेका सैमुअल को बुलाती है। सैमुअल के सामने जेफ सब कुछ बता देता है, कैसे जेरिक ने चुपके से एक्सपेरिमेंट किए, कैसे चूहा उसे काट गया। लेकिन जेरिक पलट कर कहता है ये उसने खुद किया है। जेफ को अब सब कुछ एक साजिश लगने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि इन लोगों ने उसे जानबूझकर यहाँ बुलाया ताकि उसे एक टेस्ट सब्जेक्ट बनाया जा सके। तभी जेरिक की नज़र जेफ के माथे पर जाती है। वो घाव जो कल तक गहरा था अब पूरी तरह गायब है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ये काम कर गया, वो धीरे से कहता है। अब जेफ का डर और गहरा हो जाता है। वो कहता है अगर हीलिंग इतनी तेज़ है तो ट्यूमर भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ेंगे। सैमुअल को जैसे ही पता चलता है कि ये वायरस खून से फैल सकता है, वो घबरा जाता है और तुरंत जेफ को लैब में बंद कर देता है। रेबेका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। लेकिन जेफ रुकने वालों में से नहीं है। वो किसी तरह लैब से निकल जाता है और भागने लगता है। रेबेका उसके पीछे दौड़ती है और उसे रुकने के लिए कहती है। तभी वो एक बड़ा सच बताती है। जब उसे जेफ के बेटे की बीमारी के बारे में पता चला था तो उसने उसके टिश्यू सैंपल लिए थे और उसी से ईस्टर जीन का ओरिजिनल सीक्वेंस तैयार किया था। वो कहती है, मैंने ये सब तुम्हारी मदद के लिए किया क्योंकि मैं अब भी तुमसे प्यार करती थी। ये सुनकर जेफ अंदर से टूट जाता है। अब सच्चाई साफ है। उसे वही बीमारी हो गई है, बर्टन सिंड्रोम, जिससे उसके बेटे की मौत हुई थी। तेज़ हीलिंग और अनकंट्रोल्ड ट्यूमर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धोखा, दर्द और डर सब मिलकर उसे तोड़ देते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। अब उसकी हालत तेज़ी से बिगड़ने लगती है। पूरा शरीर जवाब देने लगता है। जगह जगह ट्यूमर उभर आते हैं। वो सड़कों पर उल्टी करता हुआ भटकता है। उसे बार बार अपने बेटे की याद आती है। वही दर्द, वही बेबसी। शाम तक वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि एक बेघर आदमी के साथ छिप कर बैठ जाता है। उसे एहसास हो जाता है अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा। वो आखिरी बार अपनी पत्नी को फ़ोन करता है माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन कॉल वॉइस मेल पर चली जाती है। चुपचाप वो अपना फ़ोन जला देता है और फिर अपनी तकलीफ़ ख़त्म करने के लिए अपनी कलाई काट लेता है। कट। अगला सीन। जेफ अचानक हॉस्पिटल के बेड पर आंखें खोलता है। वो हैरान रह जाता है। उसका शरीर पूरी तरह नॉर्मल है, न कोई घाव, न कोई ट्यूमर। सैमुअल उसे बताता है, तुम ठीक हो चुके हो, ये एक मेडिकल मिरेकल है। जेफ बस एक ही सवाल पूछता है, सारा कहाँ है? सैमुअल रेबेका की ओर इशारा करता है, लेकिन जेफ समझ जाता है वो सारा के बारे में पूछ रहा था। कुछ देर बाद रेबेका उससे मिलने आती है। वो बताती है कि बर्टन सिंड्रोम असल में एक एंडोजिनस रेट्रोवायरस की वजह से होता है जो हर इंसान के अंदर मौजूद होता है, लेकिन उसके और उसके बेटे में ये म्यूटेट होकर एक्टिक हो गया। जेफ बच गया क्योंकि उसका शरीर समहाउ बैलेंस बना पाया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, उसका बेटा क्यों नहीं बच पाया? और यहीं कहानी सबसे बड़ा झटका देती है। सच ये है, जेफ ने ही अपने बेटे को मार दिया था, दया में, दर्द खत्म करने के लिए। उसने अपने ही बच्चे का गला घोंट दिया था। आज तक वो खुद को यही समझाता रहा कि उसका बेटा बीमारी से मरा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। आखिरी सीन में जेफ अब भी यही कहता है, मुझे नहीं पता वो कैसे मरा। लेकिन इस बार रेबेका सच्चाई जान चुकी होती है और वो टूट कर रो पड़ती है। यही कहानी ख़त्म नहीं होती। ये एक ऐसे इंसान की कहानी बन जाती है जो ज़िंदगी बचाने निकला था, लेकिन सबसे पहले खुद से हार गया।